हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आपको पता होगा हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसका 2 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है आपके लिए। अब देखिए उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और वो टॉपिक हमारा क्या है? सेंट्रल डॉगमा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। देखिए सेंट्रल डॉगमा का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे एफ क्रिक, है ना। एफ क्रिक जो थे उन्होंने क्या बताया, सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या होता है। देखो ये एक्चुअली में होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डीएनए। सेंट्रल डॉगमा एक्चुअली में होता है इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंफॉर्मेशन सेंटर। अब इंफॉर्मेशन सेंटर किस चीज़ का भाई? इंफॉर्मेशन सेंटर किस चीज़ का? तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोटीन सिंथेसिस का है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन का। और ये किसकी वजह से होता है? मैसेंजर आरएनए। एक्चुअली में डीएनए जो इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है ना, उसमें हेल्प करता है उसको मैसेंजर आरएनए। और क्यों ये, वाई दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी? सो दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रोटीन हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का, डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म को हैंडल करता है, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, तो देखिए जो एफ क्रिक का कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए बनाता है। एक तो प्रोसेस ये है कि न्यू डीएनए इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या बताया था कि डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और मैसेंजर आरएनए जो होता है वो एक्चुअली में जब ट्रांसलेशन करता है, किसकी वजह से? एक्चुअली में यहाँ पे आपको आ जाएगा टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए के प्रेजेंस में जब ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करेगा तो सिंथेसिस किसका करेगा? प्रोटीन का करेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया किसका? डीएनए का। डीएनए जो है वो इस तरह से कुछ काम करता है। हालांकि बाद में जब ये डिस्कवरी हुई, उसके जस्ट बाद में ही क्या हुआ कि टैमिन और बेल्टीमोर के द्वारा कुछ एक्सेप्शनल केस भी देखा गया। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है तो मैसेंजर आरएनए बनाता है, जबकि एक्सेप्शनल केस क्या देखा गया कि सम ऑफ द मैसेंजर, इवन आरएनए, जब आरएनए जो होता है ना वो रिवर्स कर जाए और डीएनए का फॉर्मेशन करने लगे, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कुछ रेट्रोवायरस में ऐसा देखा। रेट्रोवायरस कहने का मतलब वैसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। वैसे वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस वो होता है जिसका जेनेटिक मैटर क्या होता है? आरएनए होता है। तो रेट्रोवायरस में जब उन्होंने देखा, क्या देखा भाई? कि आरएनए एबल टू सिंथेसाइज डीएनए। देख रहे हो यहाँ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है, एसएस आरएनए वही मैंने लिखा है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है वो होस्ट सेल के अंदर में, चूंकि वायरस हमेशा होस्ट बनाता है, वायरस जो होता है वो अगर किसी लिविंग बॉडी में है तो एज ए होस्ट के रूप में ही उसका यूज करता है। तो होस्ट सेल जो रहेगा ना, उस होस्ट सेल के अंदर वो क्या करता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो जब डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करे तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए डीएनए का सिंथेसिस करने लगे तो क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए उन्होंने एंजाइम का भी खोज किया। दैट एंजाइम इज व्हाट? दैट एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उस एंजाइम का नाम क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था। तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ये डिस्कवर किया गया था टैमिन और बेल्टीमोर के द्वारा, इसीलिए हम लोग इसको टैमिनिज्म भी बोलते हैं। ये जो टैमिन के नाम पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टैमिनिज्म भी बोला जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस था किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा का, है ना। सेंट्रल डॉगमा का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसका ये एक्सेप्शनल केस खोजा गया किसके द्वारा? टैमिन और बेल्टीमोर के द्वारा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग डीएनए के पैकेजिंग का बात करेंगे हम लोग। अब देखिए डीएनए का जो पैकेजिंग होता है उसका क्या स्थिति है। अब देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए में आप देख रहे होंगे, मैंने थोड़ा पहले आपको कुछ उसका बेसिक बात मैं बता देता हूँ, उसके बाद में ये मॉडल आपको दिखला दूंगा। तो देखिए क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर ऑफ डीएनए कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। आपको याद होगा मैंने बताया था
कि जो डीएनए का जो इस तरह से बेस पेयर था, उसके बेस पेयर का जो डिस्टेंसेस था वो कितना था, ये था 3.4 एंगस्ट्रॉम का, है ना। अब देखिए एक ह्यूमन, आपको मैंने ये डेटा भी दिया था, याद होगा कि हैप्लॉइड सेल में कितना था 3.3 इंटू 10⁹ और जब डिप्लॉइड सेल ले लेंगे ह्यूमन का तो उसमें जो डीएनए का बेस पेयर होगा वो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। अब जरा मुझे ये बताओ कि एक बेस पेयर का डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम और डीएनए में टोटल बेस पेयर कितने हैं 6.6 इंटू 10⁹ तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए जो होगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होगा। तो देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 3.4 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस पेयर हो जाएगा, है ना। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने इसको 10⁻10 को मैंने 10⁻9 कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻9 और इसको 6.6 इंटू 10⁻9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा देखिए आ रहा है 2.2 मीटर। अब ज़रा मुझे ये बताओ हमारे डायमेंशन, हमारे न्यूक्लियस का डायमेंशन क्या है 10⁻6 मीटर। अब 10⁻6 मीटर के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का डीएनए, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि 2.2 मीटर का डीएनए जो है वो 10⁻6 मीटर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये उसी तरह से मैंने एक और डाटा दिया, इसकी बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं। उसके बाद मैंने एक और डाटा दे दिया है ई-कोलाई के बारे में। अब ई-कोलाई में जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स और ये उनका क्या हो गया डिस्टेंसेस हो गया, जो बेस पेयर का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को जब हमने गुणा किया तो हमको क्या आया 1.36 मिलीमीटर। अब आप सोचो कि ई-कोलाई जो होता है ना उसका जो जिस एरिया में ये न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसमें न्यूक्लियाइड होता है, तो जिस एरिया में ये न्यूक्लियाइड पाया जाता है उसका साइज होता है 1 माइक्रोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर में 1.36 माइक्रोमीटर मिलीमीटर का डीएनए का अवेलेबिलिटी जो होना है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ओके, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, आखिर ये डीएनए ऐसा कैसे है कि इतने छोटे एरिया में इतना बड़ा डीएनए, ये कैसे पॉसिबल है। अब देखो इसी पॉसिबिलिटी को हम लोग समझेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के हिसाब से। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए क्या कहता है एक्चुअली में ये पॉसिबिलिटी कैसे है ड्यू टू कॉम्पैक्शन। ये पॉसिबिलिटी किसकी वजह से है, कॉम्पैक्शन की वजह से है। ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है ना कि वो कॉम्पैक्शन जो होता है वो डीएनए को, एक बड़े साइज के डीएनए को एक छोटे साइज के न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट करवा देता है। तो क्या है ये कॉम्पैक्शन अकर बाय द फोल्डिंग ऑफ डीएनए विथ बेसिक प्रोटीन। ये क्या करता है, ये एक्चुअली में सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर। अब ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है ना किसका, डीएनए का, एलॉन्ग विथ बेसिक प्रोटीन। चूंकि डीएनए जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। डीएनए क्या होता है, एसिडिक होता है। अच्छा, बेसिक प्रोटीन मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और डीएनए मेरा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। आपको पता है डीएनए के स्ट्रक्चर में कि डीएनए में क्या पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज है। तो बेसिक प्रोटीन और डीएनए का कॉम्पैक्शन, उसका जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है जो एक डीएनए को आसानी से उस छोटे न्यूक्लियस में एडजस्ट कर देता है। तो देखिए अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक को देखें और यूकैरियोटिक में देखें तो ये कुछ अलग अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको मिलेगा। जैसे देखिए प्रोकैरियोटिक में आपको मिलेगा नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन, जबकि यूकैरियोटिक में आपको क्या मिलेगा, हिस्टोनिक प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक में जो नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन है ना उसको हम लोग पोलीएमाइन बोलते हैं, ये बहुत ही वीवीआई है। प्रोकैरियोटिक में जो नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से डीएनए का कॉम्पैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड पोलीएमाइन। जबकि यूकैरियोटिक में ये लाइसिन और आर्जिनिन बेस्ड हिस्टोनिक प्रोटीन अवेलेबल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हिस्टोनिक प्रोटीन होता है बेसिकली उसमें कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है, लाइसिन और आर्जिनिन। तो इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो ये जो डीएनए पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आपको याद होगा
प्रोकैरियोट्स आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि डीएनए का एग्जिस्टेंस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। जबकि इसमें अगर आप देखिएगा तो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर मैंने इस हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया है, और इसका एग्जिस्टेंस साइटोप्लाज्म में होता है, और इसका एग्जिस्टेंस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स के रूप में। उसी तरह से देखो इसका जो साइटोप्लाज्म में जो डीएनए का स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं, या जीनोफोर भी बोला जाता है उसको। जबकि देखिए ये किस फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियोसोम। यही इंपॉर्टेंट है आपका, एक्चुअली में न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में ही आपका डीएनए अवेलेबल होता है। डीएनए का सुपर क्वाइलिंग होता है न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ। न्यूक्लियोसोम एक्चुअली में एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है, किसका, डीएनए का और हिस्टोनिक प्रोटीन का। हिस्टोनिक प्रोटीन और डीएनए का ये क्या है, एक कॉम्पैक्शन है। हिस्टोनिक प्रोटीन और डीएनए का एक कॉम्पैक्शन है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक टाइप का होता है, बहुत ही अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम लोग आगे करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब देखिए एक पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो होता है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। तो न्यूक्लियोसोम जो होता है, देखिए द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम जो है ना, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे डॉन एंड एडाओलिन्स। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में देखा था, है ना, डॉन एंड एडाओलिन्स। 1974 में ये डिस्कवरी हुई थी। ओके, तो न्यूक्लियोसोम जो होता है उसको क्या माना जाता है, यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन माना जाता है। एक्चुअली में न्यूक्लियोसोम में होता क्या, देखिए इसमें न्यू बॉडी होता है। मैं अभी इसका स्ट्रक्चर आपको दिखलाता हूँ। देखिए ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। देखिए ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब न्यूक्लियोसोम में आपको क्या मिलेगा, तो न्यू बॉडी। देखो ये जो है ना, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, है ना। तो ये जो 8 जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। और ये हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो देखिए एक्चुअली में ये हिस्टोन ऑक्टामर कितने टाइप का होता है। देखिए H जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है वो एक्चुअली में 4 टाइप का बताया गया है। क्या है, देखिए H2A, क्या है ये H2A, और आपको क्या मिलेगा H2B, और क्या मिलेगा आपको H3, और क्या मिलेगा H4, है ना। ये 4 टाइप का हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है वो पाया जाता है एज ए क्या, न्यू बॉडी। न्यू बॉडी मतलब क्या हो गया, कोर में पाया जाता है। ये देखो ये एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, देख रहे हो लिखा हुआ भी है आपका, न्यूक्लियोसोम बिट्स एंड 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, और इसके चारों तरफ देखिए डीएनए का रैपिंग होता है। डीएनए का रैपिंग इस तरह से चारों तरफ होता है। एक और बात, यहाँ जो आप देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आप देख रहे हो, या फिर इसमें देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक अलग टाइप का हिस्टोन प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड H1, है ना। एक और होता है दैट इज कॉल्ड H1। ये क्या होता है, साइड्स में होता है, ठीक। और 2 न्यूक्लियोसोम, देखिए एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक और न्यूक्लियोसोम है। तो 2 न्यूक्लियोसोम को जो जोड़ने वाला डीएनए है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं लिंकर डीएनए। तो एक न्यूक्लियोसोम ऑलमोस्ट कुछ हद तक इसी टाइप का होता है। अब अगर आप न्यूक्लियोसोम को देखोगे तो उसमें आपको ये जो देखिए ये जो डीएनए इसके चारों तरफ होता है, इसमें बेस पेयर्स की संख्या कितनी होती है, तो लगभग ये होता है 200 बेस पेयर्स। ये कितना होता है, 200 बेस पेयर्स डीएनए इसके चारों तरफ रैप्ड होता है। और ये रैपिंग कितना होता है, ये जो रैपिंग होता है ना, ये जो आप देख रहे हो रैप्ड स्ट्रक्चर है, रैप्ड डीएनए है, ये रैप्ड डीएनए का जो क्वाइलिंग होता है ये 1.75, मतलब लगभग 1.25, मतलब इसको हम 1:3/4 भी कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक ना। लगभग ये रैपिंग इतने का होता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग अगला पिक्चर आपको दिखलाएं तो देखिए वो नेक्स्ट पिक्चर हमारा ये है। देखिए ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स जो मैंने आपको बताया था, डीएनए का डबल हेलिक्स जो है था वो लगभग कितने का होता है, 2 नैनोमीटर। आपको याद होगा 20 एंगस्ट्रॉम का होता है ये।
अब देखिए ये न्यूक्लियोसोम में देखिए इस तरह से ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है, देख रहे हो, इसको हम लोग वीट्स एंड स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ये क्या होता है, वीट्स ऑन स्ट्रिंग बोला जाता है इसको, ठीक। तो वीट्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का ये देखो जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोसोम। क्या बोलते हैं उसको, जो न्यूक्लियोसोम जो कोर 8 ऑक्टामर होता है ना उसके चारों तरफ आया। ये देखो ये न्यूक्लियोसोम हो गया, बीच में ऑक्टामर हो गया, और ये देखिए आपका जो है ना वही यही है आपका H1। ये क्या है, H1 है, ठीक। अब इसका जो लेंथ होता है, इसका जो अपना एक लेंथ होता है ना, वो लगभग कितना होता है, 11 नैनोमीटर का। कितना होता है, 11। देखो 20 एंगस्ट्रम का था, और 20 एंगस्ट्रम से ये कितना हो गया, 11 नैनोमीटर हो गया। अब देखिए ये फिर हाईली सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में आ गया। ये क्या हो गया, सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में आ गया। अब सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में आकर के ये लगभग कितना हो गया, 30 नैनोमीटर का हो गया। देखिए पहले था 220 एंगस्ट्रम का, मतलब 2 नैनोमीटर का, फिर हो गया 11 नैनोमीटर, फिर कितना हो गया 30 नैनोमीटर। अब 30 नैनोमीटर से देखिए फिर ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में गया है, और ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में जाकर के लगभग कितना हो जाता है, 300 नैनोमीटर का। कितना हो जाता है ये, 300 नैनोमीटर। अब 300 नैनोमीटर से देखिए ये लगभग कितना आ जाता है, इसका जो व्हाइट फाइबर है ना वो लगभग पहुंच जाता है 700 नैनोमीटर तक। कितना चला जाता है ये, 700 नैनोमीटर। और 700 नैनोमीटर के बाद फिर देखिए ये क्रोमेटिड के फॉर्म में आ जाता है। तो क्रोमेटिड के फॉर्म में जब आ जाएगा ना, और जब क्रोमोसोम्स, ये स्ट्रक्चर आपको कब नजर आएगा, मेटाफेज में। आपको याद होगा मेटाफेज का जो सेल डिवीजन होता है उसमें ये स्ट्रक्चर नजर आता है, और वो कितना हो जाता है, 1400 नैनोमीटर का। तो आप समझ रहे हैं ये कितना क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, कितना हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। 20 एंगस्ट्रम के बाद ये फिर या 2 नैनोमीटर के बाद 11 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर के बाद 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर के बाद फिर 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर के बाद फिर 700 नैनोमीटर, और 700 नैनोमीटर के बाद फिर क्या, 1400 नैनोमीटर। तो इस तरह से ये हाईली सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में आपका पैकेजिंग होता है किसका, यूकैरियोटिक डीएनए का। ओके, अब देखिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसी का एक्सप्लेनेशन आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्या कहता है, इट कंसिस्ट न्यू बॉडी, मैंने आपको बताया कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, और न्यू बॉडी जो होता है उसी में पाया जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर क्या क्या होता है, H2A, H2B, H3 और H4, है ना। और क्या, इसमें लाइसिन और आर्जिनिन बेस्ड प्रोटीन होता है। ये मेन रूप से लाइसिन और आर्जिनिन मेन रूप से पाया जाता है इसमें। पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन जो होता है वो प्रोटीन के, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज डीएनए से रैप्ड होता है ना। इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन अवेलेबल था ना, और इसके चारों तरफ क्या था, डीएनए का इस तरह से ऐसे करके रैपिंग किया हुआ था, है ना, कुछ ऐसा ही रैपिंग था। और यहाँ पे आपको क्या पाया जाता था, इस तरह से फिर ऐसे रैपिंग था। तो यहाँ पे पाया जाता था आपका लिंकर डीएनए, सॉरी यहाँ पे पाया जाता था H1, एक अलग सा था H1। और जब फिर यहाँ से मान लीजिए एक और रैपिंग हुआ इस तरह से, तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा था इसको हम लोग क्या बोलते थे, लिंकर डीएनए। यही था आपका लिंकर डीएनए, है ना, पीछे फिगर में हमारा यही दिया हुआ था। और क्या कहता है, एट द रीजन ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने बेस पेयर्स होते हैं, मैंने पीछे भी बताया आपको 200 बेस पेयर्स होते हैं। और इसका साइज कितना होता है, 11x6 नैनोमीटर का, ये उसका साइज है। और जो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम होता है उसके बीच पाया जाता है देखिए लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए के पास आपको क्या मिलेगा, H1 प्रोटीन मिलेगा, है ना। H1 जो होगा ना वो आपको हिस्टोनिक प्रोटीन जो होगा वो लिंकर डीएनए के पास मिलेगा आपको। ओके, अब देखिए ये जो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम जो होता है विथ लिंकर डीएनए प्रोवाइडेड क्या, बीट्स एंड स्ट्रिंग मॉडल, उसको हम लोग बीट्स एंड स्ट्रिंग मॉडल बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। फिर मैंने बता दिया है वही जो मैंने अभी आपको दिखलाया कि न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर का, सोलेनॉइड जो हो गया 30 नैनोमीटर का, सुपर सोलेनॉइड हो गया कितना 300 नैनोमीटर का, फिर क्रोमेटिड हो गया कितना 700 नैनोमीटर का, और पूरा क्रोमोसोम्स आपका कितना होता है 1400 नैनोमीटर का। जो मैंने बताया आपको कि ये किस में पाया जाता है, ये आपको मिलेगा मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन जो आप देखोगे ना उसी स्टेज में आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स भी अवेलेबल होते हैं जब क्रोमेटिड आपस में जुड़ता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, तो ये नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स जो होंगे आपके वो एक्चुअली में
देखो ऐसे हिस्टोनिक प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, ये याद रखना है। ऐसे हिस्टोनिक प्रोटीन क्या होता है, बेसिक होता है। लेकिन ये जो नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन होते हैं, जो क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं, जिसको हम लोग एनएचसी बोल रहे हैं, ये एसिडिक नेचर का होता है। और ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है फंक्शनल और एक होता है रेगुलेटरी। तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फंक्शनल आप देख रहे होंगे जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप का काम करेगा, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज, ये फंक्शनल नॉन हिस्टोनिक क्रोमोसोमल प्रोटीन है। और रेगुलेटरी जो होता है, इसका पर्पस क्या होता है, फॉर जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है ना। जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कभी वो ट्रांसक्रिप्शन के फेज में या ट्रांसलेशन के फेज में, ये सब अलग अलग फेज में वो ऐसा कुछ करता है, तो वो उस कंडीशन में होता है। अब देखो ये जो क्रोमेटिड आप देख रहे हो, जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर भी बोलते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 टाइप का क्रोमेटिन फाइबर आपको बताया गया था, है ना। एक क्रोमेटिन फाइबर जो था उसको हम लोग क्या बोलते थे, यूक्रोमेटिन, और एक बोलते थे हेट्रोक्रोमेटिन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक को बोलते थे क्या हम लोग, यूक्रोमेटिन, और एक को हम लोग क्या बोलते थे, हेटेरोक्रोमेटिन। आप देखिएगा पीछे के वीडियो में हमने इसका चर्चा किया है। अब देखो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में कहाँ कुछ अंतर आपको मिलता है। अब देखिए जो लूजली पैक्ड होता है, यूक्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है, ये लूजली पैक्ड है ना। ये आपका यूक्रोमेटिन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है लूजली पैक्ड, ये लूजली पैक्ड होता है। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है ना। और मैंने आपको बताया था कि यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव होता है, जबकि ये क्या होता है, जबकि इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है ना। तो ये था आपका यूक्रोमेटिन। एक्चुअली में ये जो डेंसिटी के हिसाब से है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और हम लोग कह सकते हैं फंक्शन के हिसाब से भी हम लोग कह सकते हैं कि यूक्रोमेटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, डेंस होता है थोड़ा सा, या डेंस होता है ये भी कह सकते हैं। और साथ में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जिसमें मैंने आपको बताया कि डीएनए का मेन पैकेजिंग आपको यही याद रखना है। देखिए ये चीज़ आपको याद रखना है डीएनए के पैकेजिंग में, कि न्यूक्लियोसोम मेन इसका ये होता है, सेंटर होता है न्यूक्लियोसोम। और इसका मैंने बताया आपको डिस्कवरर डॉन और एडा ऑलिन्स, यही दोनों ने डिस्कवर किया था इसको। सबसे पहले किस पे देखा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे इसको ऑब्जर्व किया था। तो इसमें क्या पाया जाता है, कोर पे पाया जाता है क्या, हिस्टोन ऑक्टामर, जो बेसिकली बना हुआ होता है H2A, H2B और H3 और H4 का, जिसको हम लोग न्यू बॉडी भी बोलते हैं। जबकि इसके साइड्स में आपको क्या मिलेगा, H1 मिलेगा, जो अलग टाइप का आपका ये हिस्टोनिक प्रोटीन है या हिस्टोनिक प्रोटीन है। और ये जो दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ने का काम करता है वो क्या है, आपका लिंकर डीएनए। ओके, इसका जो राउंड अप होता है वो कितने का होता है, 1.75 या 1:3/4 को भी कह सकते हैं हम लोग। और इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं जो न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं वो कितना का होता है, 200 बेस पेयर का। और इसका साइज कितना होता है, अभी मैंने बताया था 10 नैनोमीटर के लगभग में इसका साइज, 11 नैनोमीटर कह सकते हैं, 11 नैनोमीटर, 10 और 11 नैनोमीटर का इसका साइज होता है। तो इस तरह से इसका कॉम्पैक्शन होता है इसका। और मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी याद रखना है आपको। देखिए डीएनए 2 नैनोमीटर का, फिर मैंने आपको बताया लगभग 11 नैनोमीटर का, फिर ये और सुपर क्वाइल्ड होकर के 30 नैनोमीटर, फिर 300 नैनोमीटर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर ये 700 नैनोमीटर, और फिर जा कर के वो कितना 1400 नैनोमीटर में वो कन्वर्ट कर जाता है ना। तो इस तरह से ये हाईली सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। और लगभग 2.2 मीटर का डीएनए कितने में, न्यूक्लियस जो मैंने आपको बताया था वो लगभग कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर के एरिया में कॉम्पैक्ट करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया आपका क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए फिनिश हो चुका है।
अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा सर्च मटेरियल ऑफ डीएनए, है ना। सर्च मटेरियल जेनेटिक, सर्च मटेरियल्स ऑफ जेनेटिक कहेंगे, डीएनए नहीं कहेंगे। जेनेटिक्स का सर्च मटेरियल कैसे कैसे उस पर डिस्कवरी हुई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड, वो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। बेल आइकन को दबाना है आपको और लोगों को शेयर कीजिए, बेनिफिट पहुंचाइए अपने दोस्तों को।